हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज़ाद यूपीएससी एकेडमी में। आज हम यहाँ पर भारतीय शिक्षा व्यवस्था को पढ़ेंगे। आज की जी इस सीरीज़ में स्मार्ट स्टडी के माध्यम से किस तरीके से शिक्षा को हम अलग अलग विषयों के साथ इंटर रिलेट करके पढ़ सकते हैं। शिक्षा को लेकर कई सारे टॉपिक आते हैं, कई सारे विषयों के साथ इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो भारतीय समाज से रिलेटेड हो, चाहे वो आपको राज्य व्यवस्था के अंतर्गत किसी प्रकार के नए कानूनों का निर्माण किया गया हो, सोशो इकोनॉमिक अर्थात इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर भी वहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड बनाए जाते हैं। तो इसी को लेकर आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे किस तरीके से भारतीय शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर डेवलप होंगे और उसको लेकर क्या क्या चर्चाएँ हो सकती हैं। तो चलिए देखते हैं कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था को लेकर हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो प्रणाली है इसके अंतर्गत हम यहाँ पर हिस्ट्री से रिलेटेड एशियंट, मॉडर्न और करंट के संदर्भ में कैसे एजुकेशन डेवलप हुआ है, एजुकेशन पॉलिसीज़ को चर्चा करेंगे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जो एजुकेशन के फील्ड में काम कर रही हैं, कुछ इंडेक्स देखेंगे, साइंस एंड टेक का यूज़ एजुकेशन के में कैसे हैं, इसके अलावा इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम शिक्षा में कैसे हैं, एजुकेशन में क्या हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और प्लान क्या हैं, और साथ ही साथ बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन वुमेन सोसाइटी इत्यादि के संदर्भ में। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री के संदर्भ में यदि हम देखें यहाँ पर, तो प्राचीन समय में शिक्षा पद्धति आश्रमों एवं गुरुकुल में दी जाती थी। हमारे जो धर्मशास्त्र हैं उसमें भी माता ही बच्चे की प्रथम गुरु के तौर पर यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता रहा है। वैदिक काल समय थोड़ा यहाँ गलत में टाइप हुआ है। यहाँ वैदिक काल की अगर हम बात करें तो 1500 से लेकर के 500 ईसा पूर्व की स्थितियों तक देखा जाता है। बेसिकली आइडियाज़ के तौर पर कहीं कहीं अलग अलग समय काल भी इसमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर। लेकिन हमारे जो हम शिक्षा की बात करें तो वैदिक काल में जो भारत में जो शिक्षा की शुरुआत हुई वो शिक्षा कैसी थी, एक गुरुकुल प्रणाली थी। गुरुकुल प्रणाली जहाँ पर एक शहर से या कह सकते हैं कि दूर एक एकांत स्थान पर झुग्गी झोपड़ियों की तरह आश्रम स्थापित किए जाते थे। उन आश्रमों में गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक एज के बाद बच्चे वहाँ पर आते थे, पढ़ते थे और शिक्षा पूरी होने के पश्चात ही घर जाते थे। तो वहाँ पर ऐसे गुरुकुल प्रणाली में पाठशालाओं में शिक्षण संस्थान विकास हुआ। शिक्षा जो दी जाती थी उसमें वेदों को, कर्मकांडों के ज्ञान के अलावा समाज में जो सम्मान प्राप्त करना है, उचित अनुचित का बोध कराना है। शिक्षा के माध्यम से ही यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको चरित्र निर्माण करना, व्यक्तित्व का विकास का ज्ञान होना और 6 वेदांग में शिक्षा को भी रखा गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो शिक्षा न सिर्फ वेदों और कर्मकांडों की शिक्षा से जोड़ता है बल्कि उसके साथ साथ समाज में किस तरीके से आपको रहना है, उचित अनुचित था, गलत सही क्या है, इसके अतिरिक्त उसके व्यक्ति के चरित्र का निर्माण, उसके व्यक्तित्व का विकास करना भी यहाँ पर शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो सकता है। 6 वेदांगों में शिक्षा को भी रखा गया था। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो शिक्षा 3 उच्च वर्णों के पुरुषों तक सीमित थी। इसमें शूद्रों और स्त्रियों का प्रवेश होता था, गुरुकुल में एक तरीके से नहीं होता था। तो ये एक बड़ी समस्या लेकिन वैदिक काल की शिक्षा प्रणाली में हम देखने को पाते हैं। इसके अतिरिक्त बौद्ध शिक्षा के योगदान की अगर हम बात करें तो जो आधुनिक विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थान जैसे स्थापना वहाँ पर बौद्ध शिक्षा के समय थी। तक्षशिला का विश्वविद्यालय की अगर आप बात करें वहाँ पर है तो उसको आप देख सकते हैं। इसी तरीके से बौद्ध शिक्षा एक बेहतर वहाँ पर मतलब विदेशों के जो छात्र होते थे, विदेशी छात्र भी ऐसे विश्वविद्यालयों में पढ़ने आते थे। इसमें महिला को वैदिक काल में शिक्षा प्राप्त करने का कुछ वहाँ पर अधिकार है। कुछ महिलाएं रही हैं जैसे लोपामुद्रा है, इंद्राणी हैं, वहाँ पर जैसी महिलाएं हैं, कुछ इसमें मिस प्रिंटिंग भी हुई हैं। तो महिलाओं ऐसा नहीं है कि वहाँ पर पूरी तरीके से शिक्षा उनके लिए वैध नहीं थी, बल्कि कुछ विदेशी महिलाएं थी जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ पर काफ़ी ख्याति प्राप्त की। इसके अतिरिक्त भारत में अगर हम बात करें प्राचीन काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के तौर पर तो तक्षशिला है, पाटलिपुत्र है, काशी है, कर्नाटक, नासिक जैसे आपके प्रमुख शिक्षा के केंद्र थे वैदिक काल में। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें यहाँ पर तो प्रमुख शिक्षण संस्थाओं के तौर पर नालंदा विश्वविद्यालय है, बल्लभी है, विक्रमशिला, ये प्रमुख शिक्षण संस्थाएं वहाँ पर उस समय काफ़ी विश्व प्रसिद्ध थीं, जहाँ पर विदेशी जो विद्यार्थी थे शिक्षा ग्रहण करने आते थे। तो वैदेशिक अगर हम चर्चा करें कि आपकी जो वैदिक कालीन जो शिक्षा थी वहाँ पर हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय थे। इसके अतिरिक्त वहाँ पर गुरुकुल प्रणाली की शिक्षा पद्धति थी। वहाँ पर न सिर्फ आपको एक तरीके से वैदिक और धर्मशास्त्रों का ज्ञान
ज्ञान दिया जाता था, बल्कि साथ साथ वहाँ पर सामाजिक और नैतिक ज्ञान भी आपको दिए जाते थे। व्यक्तिगत विकास के संदर्भ में चीज़ों को बताया जाता था ना, सही गलत जैसी चीज़ों को भी वहाँ पर चर्चा करते। एक कह सकते हैं कि बहुआयामी शिक्षा पद्धति को वहाँ पर अपनाया जाता था। हाँ, जो शिक्षा प्रणाली थी कहीं ना कहीं वो एक रटंत शिक्षा प्रणाली थी, आपको रट कर सारी चीज़ों को याद करना होता था। इसके अतिरिक्त वहाँ पर एक वर्ण व्यवस्था के अनुसार भी शिक्षा वहाँ पर दी जाती थी, अर्थात कि रोजगार परक भी शिक्षा वहाँ पर दी जाती थी। जैसे जो ब्राह्मण होते थे तो वहाँ पर वैदिक कर्मकांड और यज्ञ इत्यादि को लेकर है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो जो राजपूत रहे हैं या फिर कह सकते हैं जो आपके क्षत्रिय रहते थे उनको वहाँ पर जो शिक्षा दी जाती थी वो राज्य की सुरक्षा करने को लेकर तो एक तरह की सैनिक शिक्षा प्रणाली को उनसे निपुण कराया जाता था। वैश्यों को वहाँ पर व्यापारिक शिक्षा प्रणाली की जाती थी। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की शिक्षा वर्ग विशेष आधार पर शिक्षक प्रणाली थी। हाँ, एक कह सकते हैं कि वर्गीय जो शिक्षा प्रणाली थी ये थोड़ा सा समस्याप्रद है, लेकिन अगर हम देखें तो वहाँ पर भी शिक्षा की जो प्रणाली थी वो एक विशिष्टता अर्थात विशेषज्ञता को वहाँ पर प्रोत्साहित करती थी। वर्तमान समय में भी देखें तो आज हम यहाँ पर विशेषज्ञों की एक बात करते हैं, जैसे कि आप IITians को देखें, MBA होल्डर्स को देखें तो, या फिर आप अगर देखें तो BSc BCom के संदर्भ में, तो वहाँ पर अलग अलग विशेषज्ञ आते हैं। एक साइंटिफिक क्षेत्र का विद्यार्थी है तो कोई दूसरा वहाँ पर मार्केटिंग का है, तो तीसरा वहाँ पर इंजीनियर क्षेत्र है। तो वहाँ पर भी एक विशेषज्ञता की जो शिक्षा प्रणाली वर्तमान समय में है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मेल ज़रूर खाती हुई दिखाई देती है आपकी प्राचीन शिक्षा प्रणाली से। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल चीज़ों को लेकर, जिसमें बात की गई है कि एक संगठन है यहाँ पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट इन एजुकेशन में यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1945 को हुई है। भारत इसका 1946 में यहाँ पर सदस्य बना। इसके अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले वर्तमान में, और इसके सदस्य देश हैं 193 हैं, और इनका मुख्यालय जो है आपका पेरिस में है। तो ये आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट इन एजुकेशन इस फील्ड में यहाँ पर काम करता है। काम किस किस तरीके का करता है तो वो भी देख लेते हैं एक बार। देखिए, यहाँ पर आर्थिक और सामाजिक दोनों मुद्दों पर शिक्षा को महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि आर्थिक यदि शिक्षा प्रणाली की आप बात करते हैं तो शिक्षा के स्तर पर वित्तीय सहायता व सहयोग न मिल पाने से शिक्षा पर असर पड़ता है। आर्थिक रूप से वंचित परिवारों से संबंधित बच्चे पर इसका सबसे अधिक प्रभाव देखा जाता है, क्योंकि वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। विद्यालयों की यदि फीस जाता है तो वहाँ पर ड्रेस इत्यादि है, बुक्स हैं, उनकी मंथली जो फीस होती है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिस कारण वो शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट की स्थिति देखी जाती है। इसके अतिरिक्त सामाजिक स्तर की बात करते हैं, इस स्तर में जुड़े जो शिक्षा को सकारात्मक और नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक रूप की स्थितियों की चर्चा करते हैं। देखिए, होता क्या है कि शिक्षा को सुदृढ़ करने में दोनों ही सहायक हैं, परंतु अभाव की स्थिति में विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। और विपरीत परिस्थितियों में होता क्या है कि आपका जो प्रतिभाशाली जो स्टूडेंट है वो क्या करता है, वो प्रतिभाशाली छात्र के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे नकारात्मक जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कई बार फिर वहाँ पे होता है कि यदि आप शिक्षा ग्रहण करने को नहीं पाते हैं तो आपके सामने समस्या उत्पन्न होती है कि आप करें तो करें क्या। फिर ऐसी स्थिति में कई बार आपराधिक गतिविधियाँ भी बढ़ने लगती हैं और समाज में उसके दुष्प्रभाव पड़ता है। तो सरकार इसके संदर्भ में कर रही है कि सरकारी प्रयास इस समस्याओं को दूर करने के लिए प्रतिभाशाली बच्चों को छात्रवृत्ति व शिक्षा में सहयोग करते हैं। और यहाँ पर हमने ये भी देखा, कुछ कानून भी लेकर आए हैं जिसके माध्यम से शिक्षा को 6 से 14 वर्ष तक के लिए शिक्षाओं को फ्री किया, कई जगह 12 तक के स्कूल की शिक्षा को फ्री किया गया है। अब बात करते हैं कि ब्रिटिश काल में यहाँ पर शिक्षा की जो पद्धति थी वो कैसी है। देखिए, ब्रिटिश काल में जो शिक्षा प्रणाली हमारी रही है, यहाँ पर 1781 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई। 1791 में यहाँ पर जोनाकम, आई थिंक यहाँ पर मिस्टेक है, जोनाथन डंकप के प्रयासों से बनारस में संस्कृत कॉलेज की यहाँ पर स्थापना की गई थी। नाम यहाँ पर आपका ज़रूर इस पर गलती से मिसटाइप है। इसके अतिरिक्त 1813 के चार्टर एक्ट में देश में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहित करना। 1817 में राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर के प्रयास से हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। 1835 में यदि हम देखें तो लॉर्ड मैकाले के स्मरण पत्र में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में वहाँ पर सर्वोत्तम बताया गया। इसके अतिरिक्त 1857 में अगर हम देखें तो कलकत्ता और बम्बई में यहाँ पर विश्वविद्यालय ओपन किए गए। साथ ही चार्ल्स वुड डिस्पैच जो 1854 में आया था, वहाँ पर वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यहाँ पर मैग्ना कार्टा लिखा है, यहाँ मैग्ना कार्टा होगा, तो पुट्स की जगह पर वुड्स होगा, तो काफ़ी सारी मिसप्रिंटिंग है आई थिंक। इसके अतिरिक्त
अंग्रेजी सीखने और महिला शिक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव भी देखने को मिलता है इन सारी चीज़ों का। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इतना ही नहीं, काफ़ी सारे हम ब्रिटिशों के संदर्भ में काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप की गई, जैसे कि हंटर शिक्षा आयोग लेकर आया गया 1882-83 में, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया 1904 में, सैडलर विश्वविद्यालय आया 1917-19 में, हार्टोग समिति बनी 1929 में और सार्जेंट योजना 1944 में। मूलतः इन सभी के माध्यम से यदि हम देखें तो जो ब्रिटिश भारत में शिक्षा की प्रणाली थी वो आपको वैदेशिक शिक्षा प्रणाली को उन्होंने प्राथमिकता दी। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से वहाँ पर शिक्षा को बेहतर बनाने का प्रयास किया। साथ ही देखिए अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का अपने एक प्रभुत्व या कह सकते हैं वहाँ पर फ़ायदा ये हुआ कि भारत को विदेशों में क्या चीज़ चल रही है और उनकी बुद्धिजीवियों और जानकारी विचारों को वहाँ पर समझने में मदद मिली। साथ ही उस भाषा से परिचित हुए जिसके कारण उसका वो अपनी बातों को वैदेशिक और दूसरे देशों में प्रचार कर सकें और समर्थन हासिल कर सके। साथ ही वहाँ पर अपनी बातों को बेहतर तरीके से रखने में भी ब्रिटिशों के समक्ष सम्मिलित हुए। इसके अतिरिक्त शिक्षा ने कहीं ना कहीं भारत में जो व्याप्त कुप्रथाएं थी उनको भी समाप्त करने में बहुत बड़ी यहाँ पर मदद की, जैसे कि आप बहुत सारे हमारे समाज सुधारक जो थे उनके द्वारा यहाँ पर प्रयास किया गया था। तो ये सारी चीज़ें जो हम देखने को पाते हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं वैदेशिक शिक्षा प्रणाली के कारण ही यहाँ पर डेवलप होता है, या फिर कह सकते हैं ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के माध्यम से ही। इसके अतिरिक्त ऐसा नहीं था कि यहाँ पर शिक्षा सिर्फ हिंदी भाषा में देने के लिए वहाँ पर विश्वविद्यालय स्थापित किए जा रहे थे, बल्कि यहाँ पर आपकी स्कूली शिक्षा, इंटर कॉलेजी शिक्षा और विश्वविद्यालय तीनों ही स्तर की शिक्षा प्रणालियों पर सुधार करने के लिए अलग अलग स्तर पर काम भी किए गए और अलग अलग स्तर पर यहाँ पर काफ़ी सारे आयोग, विश्वविद्यालय और संगठन भी किए गए। इसके बाद आधुनिक शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में यदि हम बात करें तो यहाँ पर आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा प्रणाली स्कूलों और कॉलेजों में दी जाती रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर 1835 में आधुनिक शिक्षा प्रणाली को एक नींव के तौर पर देखा जा सकता है, जिसमें आपको पाश्चात्य शिक्षा को एक पाश्चात्य एक प्रयोग के तौर पर हम उसे देख सकते हैं। इस तरीके से यदि बात की जाए तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो नींव रखी गई उसे हम कह सकते हैं ब्रिटिशों के समय रखी गई, जहां पर उन्होंने कई तरीके की सुधारात्मक स्थितियां और अलग अलग समय पर कुछ अधिनियम और आयोगों के माध्यम से यहाँ पर सुधार करते रहे। आधुनिक शिक्षा के देखिए पाश्चात्य शिक्षा का प्रयोग करते हैं, इसके लिए आधुनिक शिक्षा के पक्ष और विपक्ष में यदि आपको पॉइंट लिखने हैं तो क्या लिख सकते हैं। देखिए आधुनिक शिक्षा कैसी है। आधुनिक शिक्षा के पक्ष में यदि आपको पॉइंट लिखने, शिक्षा प्रदान कर भविष्य को हम उज्जवल बना सकते हैं, एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं, ज़िंदगी में अच्छे परिवर्तनों की ओर हम लेकर आ जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा वहाँ पर शिक्षा मशीनरी और वैज्ञानिक ज्ञान को वहाँ पर बढ़ावा देती है। तो ये कुछ कह सकते हैं आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने कहीं ना कहीं हमें पाश्चात्य विचारों से और मशीनरी से, वैज्ञानिक तथ्यों से अवगत कराने में मदद की है। रूढ़िवादी जानकारी अंधविश्वास से हमें दूर लेकर गए हैं और शिक्षा के माध्यम से एक बेहतर जॉब ओरिएंटेशन और राष्ट्र के देश के विकास में वहाँ पर आप अच्छी भूमिका निभा सकते हैं, एक अच्छे नागरिक के तौर बन सकते हैं। साथ ही वहाँ पर चीज़ों को ज़्यादा वर्सेटाइल तरीके से सुनने और समझने की क्षमता रख सकते हैं। तो ये एक बड़ा ज़िंदगी में परिवर्तन लाने के तौर पर हम इसे देख सकते हैं। ये सारा कुछ आप यहाँ पर इस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि एक आधुनिक शिक्षा के पक्ष के संदर्भ में हम लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर कुछ विपक्ष का भी पॉइंट बन सकता है, विपदा लिखा हुआ है विपक्ष के पॉइंट के तौर पर। जैसे नैतिक शिक्षा को बहुत ज़्यादा भूतपूर्व पहले यहाँ पर प्राथमिकता नहीं दी जाती रही है, वर्तमान समय ये चीज़ें बदली हैं, नैतिक शिक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखें तो पैसा कमाने की होड़ सी रहती थी, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखने के लेकर वहाँ पर मानवीय मूल्यों को भूल करके पैसे और आर्थिक और उपभोग के संदर्भ में वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें देखी जाती हैं। इसके शिक्षा प्रणाली का जो बदला जो स्वरूप है वो कर स्वरूपों के तौर पर भी हम देख सकते हैं। चरित्र को बनाने में पर ज़्यादा स्थान नहीं दिया जाता है एक तरीके से। तो यहाँ पर लोग आधुनिक शिक्षा प्रणाली में कई बार सांस्कृतिक और स्थानीय मूल्यों को भूल जाते हैं। पैसों के पीछे भागने के कारण वहाँ पर आप परिवार एक कह सकते हैं एकल परिवारों की पृष्ठभूमि वहाँ पर विकसित हुई है। आज के समाज में यदि हम देखें तो हम कई सारे वैचारिक पृष्ठभूमि को अगर देखें, शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात भारत में एक अलगाव की स्थिति होना और एकल परिवारों का बढ़ना और कई तरीके की अन्य शहरीकरण जैसी समस्याओं का दूर जाना, परिवार से दूर जाना, एकल परिवार, तलाक जैसी समस्याएं जो हम कह सकते हैं कि अपने वैवाहिक मूल्यों के संदर्भ में भी वहाँ पे चीज़ें पीछे छूटी हैं। लेकिन साथ साथ यदि हम देखें तो चीज़ें बेहतर भी हुई हैं। अब हम ज़्यादा यहाँ पर सद्भाव के तौर पर खुले विचारों को अपनाते हैं, लोगों की बातों को सुनते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हम चीज़ों को दरकिनार करते हैं, हर चीज़ को सुनते हैं। हाँ, यहाँ पर सहिष्णुता जैसे शब्दों को भी हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं चीज़ों को, क्योंकि आप जब ज़्यादा चीज़ें सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं तो वहाँ पर आप ज़्यादा बेहतर और खुले विचार भी रखते हैं। लेकिन चीज़ों को किस तरीके से प्रेजेंट आउट करना है, इसे यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो कुछ वहाँ पर बुरी चीज़ें, तो वहाँ पर हमने इसी को यहाँ पर देखा है।
अब बात करते हैं कि आपको यहाँ पर वर्तमान शिक्षा प्रणाली में और किन किन पक्षों की बात की जा सकती है। जैसे कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली 21वीं सदी में बड़े बदलाव की शिक्षा प्रणाली में होना है। प्राचीन से आधुनिक और आधुनिक से वर्तमान परिवेश में शिक्षा पद्धति में बदलाव रहा है। गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली से अगर हम देखें तो यहाँ पर वर्तमान समय में गुरुकुल शिक्षण संस्थान के साथ साथ यहाँ पर तकनीकी के माध्यम से भौतिक स्तर पर प्रभाव के तौर पर यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा प्रणाली के बदलते दौर में कुछ लाभ हानि है। डिजिटलीकरण का होना, डिजिटलीकरण एक अच्छी प्रणाली के तौर पर हम यहाँ पर इसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ है, क्योंकि डिजिटलीकरण की आप बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यहाँ पर प्रयोग करना उस एजुकेशन में ये एक बड़ी भूमिका है। देखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा क्षेत्र में अहम योगदान है। अगर हम वर्तमान समय में देखते हैं शिक्षा प्रणाली में जो महत्वपूर्ण जो संसाधन है प्रयोग हो रहे हैं, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, फ़ोन है, आपके साथ ही जो बोर्ड इत्यादि हैं, आपको डिजिटल बोर्ड यूज़ किए जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप यूज़ करते हैं। इसके अतिरिक्त इंटरनेट के माध्यम से तकनीकी के उपयोग से शिक्षा की पहुँच को हम दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुँचा पाए हैं। दूरस्थ स्थिति जैसे अर्थात दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से गाँव तक तकनीक के इस्तेमाल से बच्चों को लाभान्वित कर पाए हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें यहाँ पर तो अध्ययन की जो सुविधा है वो आसान हो गई है। पीडीएफ फाइल्स हैं, नोट्स हैं, बुक्स हैं, वो आपको इंटरनेट पे मिल जाते हैं। अध्ययन की सुविधा बेहतर हुई। तकनीकी के इस्तेमाल से शिक्षा का प्रसार हुआ है। कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति एक जो होता है बड़ा, अर्थात कंप्यूटर जो होती है शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति का एक कारक रहा है। जानकारी प्राप्त करने में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल फ़ायदेमंद हमेशा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वर्तमान समय में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से शिक्षा को आसान बनाया गया है। दूर दराज के क्षेत्रों तक इसकी पहुंच बनाई गई है। स्टडी मटेरियल को आप फ़ोन इत्यादि पर आसानी से किसी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो कह सकते हैं कि शिक्षा में कंप्यूटरीकरण या फिर आपका साइंस एंड टेक ने कहीं ना कहीं इसे ज़्यादा बेहतर और सुगम बना दिया है शिक्षा प्रणाली को हमारी। इसके अतिरिक्त आप बात करें वर्तमान समय के दौर के साथ भी इसे देख सकते हैं। वर्तमान में महामारी या कोविड-19 के दौर में भी तकनीकी के इस्तेमाल के कारण ही यहाँ पर हम उसके बारे में जान पाए हैं, लोगों तक जानकारी बेहतर पहुँचा पाए हैं। तो तकनीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमेशा एक बेहतर काम कर सकती है। इसके अतिरिक्त शिक्षा के तकनीकी इस्तेमाल में इजाफा हुआ है। शिक्षण संस्थानों में न जा पाने से घर से ही तकनीकी के इस्तेमाल से आप शिक्षा प्राप्त। अब कोविड-19 के अगर हम दौर की अगर बात करें तो कोविड-19 के दौरान स्कूल, कॉलेज इत्यादि आपके बंद हैं और ऐसी स्थिति में लेकिन शिक्षा नहीं रुकी है, बल्कि वहाँ पर ऐप्स के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से, इंटरनेट्स के माध्यम से, यूट्यूब है उसके माध्यम से हम घर बैठे ही शिक्षण प्रणाली को वहाँ पर संचालित कर पा रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली यहाँ पर इसको कहते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली यहाँ पर बहुत तेज़ी से विकास के तौर पर इसमें देखा जा सकता है। शिक्षण संस्थानों को तकनीकी के इस्तेमाल के कारण शिक्षा प्रदान करना सुलभ हुआ है। तो इससे कॉस्ट और लागत भी कहीं ना कहीं आपकी कम हो जाती है। लेकिन चीज़ें अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि शिक्षा ना रुक पाने का अर्थात यहाँ पर निरंतर रूप से कार्यरत हो पाई है, क्योंकि हम यहाँ पर डिजिटली तौर पर काफ़ी बेहतर और सक्षम है शिक्षा के क्षेत्र में, इसको आसानी से लोगों तक पहुँचा पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो शिक्षा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सामान से बेहतर बौद्धिक स्तर का होना, क्योंकि आप आसानी से किसी भी चीज़ को दिखा सकते हैं। अगर मान लीजिए बच्चे को ये सब बताना हो, यदि आप उनको हाथी के बारे में पढ़ा रहे हैं या मनुष्य के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आप उनको दिखा सकते हैं कि उनमें क्या क्या बॉडी पार्ट्स हैं साइंस के तौर पर, या फिर वो कैसे रहते हैं, उनका परिवेश क्या होता है। तो बच्चे को एक समझ जो होता है ज़्यादा अच्छे से आती है। उन्हें चीज़ों को देख कर ऑडियो विजुअल हमेशा शिक्षा के पद्धति में सबसे बेहतर एक तरीके के तौर पर देखा जाता है। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शिक्षा के स्तर में भी आपको विकास देखा गया है। तो इस तरीके से यदि हम बात करें तो यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सारी बेहतर चीज़ें हुई हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही संभव हो पाई हैं। इसके बाद बात करते हैं एजुकेशन पॉलिसी की। देखिए, शिक्षा प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए जो सभी नियम कानून के आए हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, बाकी सारी चीज़ों की बहुत डिटेल से हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अभी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसके बारे में थोड़ा डिटेल से ज़रूर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पहले हमारे संविधान से लेकर के स्वतंत्रता के पश्चात से वर्तमान तक ये चीज़ें कैसे विकसित हुई हैं। तो यहाँ पर आपकी एजुकेशन पॉलिसी, शिक्षा प्रणाली को नियंत्रित करने वाले सभी नियम एवं कानूनों की यहाँ पर हम चर्चा करते हैं।
तो इसमें देखिए सबसे पहली बात कही गई कि भारतीय संविधान भाग 4 में नीति निषेधक तत्वों में यहाँ पर एजुकेशंस को लेकर कहा गया है कि प्राथमिक स्तर तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों को, यहाँ पर प्राथमिक स्तर के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के तहत यहाँ पर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित किया गया। इसके अतिरिक्त हमने 1946 में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में किया। उसके बाद 1952 में लक्ष्मण स्वामी मुद्रप्रयार की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया। 1953 में आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 1964 में आपका फिर 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग, 1968 में शिक्षा नीति पर एक प्रस्ताव प्रकाशित किया गया। 1976 में शिक्षा को राज्य विषय में समवर्ती विषय में शामिल कर दिया गया, अर्थात केंद्र और राज्य दोनों ही पॉलिसीज़ बना सकती हैं। 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई, जिसके माध्यम से शिक्षा किस तरीके से उसका पाठ्यक्रम इत्यादि चीज़ों को लेकर शिक्षण विश्वविद्यालयों को, कॉलेज को किस तरीके से रूल्स रेगुलेशन उसको निर्धारित किया गया। 1990 में यहाँ पर अगर आप देखें तो फिर आपको आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति की गठन की गई। 1993 में प्रोफेसर यशपाल समिति का भी गठन किया गया। तो इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी सारे अलग अलग स्तरों पर वहाँ पर शिक्षा क्षेत्र में सुधार को लेकर अलग कमेटियाँ गठित की जाती रही हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 आ चुकी है। यहाँ पर इसकी अध्यक्षता यहाँ पर ड्राफ्ट प्रस्तुत कर दिया गया है। अध्यक्षता डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने की थी। 1996 के बाद प्रथम बार व्यापक नीति तैयार की जा रही है। इसमें रिपोर्ट जो 31 मई आपको 2019 को यहाँ पर प्रस्तुत की गई। समिति का जो गठन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जून 2017 में की गई थी। रिपोर्ट पहुंच चुकी है। इसमें इक्विटी, गुणवत्ता, पहुंच, सामर्थ्य, वर्तमान शिक्षा प्रणाली की जवाबदेही, चुनौतियों के समाधान इत्यादि के तौर पर इसे प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अगर हम बात करें तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 14 वर्ष की सभी आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को प्रदान करती है। स्कूल की जो शिक्षा तक सभी बच्चों की पहुंच और भागीदारी को सुनिश्चित करना है। 2030 तक 3 से 18 साल के उम्र के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा को भी सुनिश्चित करना है। तो 2030 तक हमने यहाँ पर लक्ष्य रखा है कि 18 साल तक के उम्र के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की स्थिति को प्राप्त करना है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा को दोबारा जोड़ना है, अर्थात जो बच्चे बीच में स्कूल छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट कर देते हैं, उनको वापस शिक्षा से जोड़ना भी है। इसके अतिरिक्त नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो प्रारूपिक रूप में कमी है वह वर्तमान प्रणाली पहले से विद्यमान असमानताओं का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त गुणवत्ता शिक्षा गरीब बच्चों के लिए सुलभ नहीं हो पाएगी। प्रारूप में विश्वविद्यालयों के लिए एक सामान्य न्यूनतम स्तर बताना चाहिए था, जो नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कमी के तौर पर भी आप इसमें देख सकते हैं, प्रारूप में ये चीज़ों को सम्मिलित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें यहाँ पर कि चुनौतियाँ क्या क्या हैं, तो नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर खर्च होने वाली धनराशि को दोगुना करके 6% कहा गया है, और ये एक बड़ी समस्या होगी, एक बड़ी स्थिति होगी किस तरीके सरकार इसमें खर्च करेगी। इसके अतिरिक्त प्रारूप में पाली, प्राकृत, फारसी के लिए नए संस्थान बनाने की प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग गठित होना चाहिए, परंतु इस आयोग की राह कई प्रशासनिक कारणों से कांटों भरी हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ नए आयोगों का गठन करने की भी बात कही गई, लेकिन यहाँ पर भी इसमें समस्याएं आने की भी बात स्पष्ट की जा रही है। तो इस तरीके से देखें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कुछ नई प्रक्रियाएं रखी हैं, अभी इसे लागू नहीं किया गया है तो इसके बारे में, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारी पॉलिसीज़ लेकर आई गई हैं, उसमें काफ़ी सारे परिवर्तन करने की बात कही गई हैं, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर कुछ समस्याएँ भी हैं और साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत वहाँ पर कुछ चुनौतियाँ भी हैं। अब चलिए बात यहाँ पर करते हैं आपकी कुछ इंडेक्स को लेकर यहाँ पर चर्चा करते हैं जो शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। पहली है यहाँ पर द वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स WEFF 2019। इसे द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया गया। भारत का इसमें 35वां स्थान है, 53 यहाँ पर इनको अंक हैं। इसके अतिरिक्त रैंकिंग जो होती है 3 श्रेणियों पर दी जाती है: नीति का वातावरण, शिक्षा का माहौल और सामाजिक आर्थिक परिवेश। इसमें स्वीडन के बाद फिनलैंड यहाँ पर पहले 2 स्थानों पर की स्थितियों पर हैं। तो ये आपको यहाँ पर हम देख सकते हैं। बाकी देखिए रिपोर्ट से यहाँ पर ये ध्यान रखिए कौन है, कौन जारी करता है, बाकी स्थान और रैंकिंग चेंज होते रहते हैं। तो वहाँ पर वर्ष वाइज इसे आप देख सकते हैं जो रैंकिंग चेंज होती है। हाँ, रैंकिंग की श्रेणियाँ ध्यान रखिए किस आधार पर आपको जारी किया जाता है। अब अगली बात यहाँ पर करते हैं, अगली रिपोर्ट असर की रिपोर्ट्स की बात करते हैं। ये आए दिन यहाँ पर चर्चा का विषय रहता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। देखिए ये शिक्षा की एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसे प्रथम नामक गैर लाभकारी संस्था द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। 2019 की रिपोर्ट में 24 राज्य, 26 जिले एवं 1514 गाँव के सर्वेक्षण किए गए।
4 से 8 आयु वर्ष के 90% बच्चे किसी न किसी शैक्षिक संस्थान में नामांकित हैं। 8 से 8.7% शैक्षणिक संस्थान में नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर 8.7% बच्चे नहीं जा पाते हैं। इसके अतिरिक्त इस रिपोर्ट के माध्यम से यहाँ पर आपको एक ही आयु वर्ग के बच्चे के बीच कौशलता से संबंधित रिपोर्ट को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है कि एक ही आयु वर्ग मतलब 8 साल का बच्चा है या 10 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, तो उनमें यहाँ पर कौशलता के तौर पर कितनी विभिन्नता या समानताएं की स्थिति हैं, ये भी यहाँ पर आपको दर्शाया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बात करें तो रिपोर्ट के माध्यम से व्याप्त गंभीर समस्याओं का पता लगाना एवं नई शिक्षा नीति के ग्रहण से सकारात्मक प्रभाव का समावेश करना भी इसमें शामिल है। तो इस तरीके से असर जो रिपोर्ट है उसके माध्यम से 4 से 8 आयु वर्ष के बच्चों की शैक्षणिक प्रक्रियागत स्थितियों में सुधार को लेकर एक रिपोर्टिंग स्थिति प्रस्तुत की जाती है। इसके बाद है शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक है। इस रिपोर्ट का नाम द एक्सेस ऑफ आवर स्कूल्स स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स है। तो पूरा नाम यहाँ पर द एक्सेस ऑफ आवर स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स इसको रखा गया है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो यहाँ पर इसे नीति आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्व बैंक ने संयुक्त रूप से जारी किया है। तो यहाँ पर 3 संस्थाएं हैं, नीति आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्व बैंक ने इसे संयुक्त रूप से जारी किया है। इसमें इस सूची में देश के 20 राज्य शामिल हैं। कितने? 20 राज्य यहाँ पर आपके शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें सूची को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, बड़े राज्य, छोटे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। शीर्ष 3 राज्यों में केरल, राजस्थान और कर्नाटक हैं। शीर्ष 3 निचले राज्यों में पंजाब, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश हैं। तो उत्तर प्रदेश आपका है जिस, तो यहाँ पर देखिए निचले स्थान पर, नीचे से तीसरे यहाँ पर आया हुआ है आपको। इसके अतिरिक्त छोटे राज्य में 8 राज्य शामिल हैं जिसमें मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल इसके अंतर्गत आते हैं। साथ ही यहाँ पर अगर हम बड़े राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है, परंतु शिक्षा क्षेत्र में निचले पायदान पर है। तो ये एक बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश राज्य के लिए कि शिक्षा प्रणाली को कैसे हम यहाँ पर बेहतर बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात करें तो यहाँ पर रिपोर्ट हुआ सूची में लक्ष्य नीतिगत सुधारों में लाया जाएगा ताकि यहाँ पर चीज़ों को बेहतर किया जा सके। इसके अतिरिक्त साक्षरता दर वाले देशों की सूची यूनेस्को संस्थान के द्वारा यहाँ पर जारी की जाती है। यूनेस्को यहाँ पर लिखा हुआ है। वैश्विक साक्षरता दर 86.3% है, मेल जो होते हैं 90%, फीमेल 82.7% यहाँ पर साक्षरता दर है। देश की साक्षरता की यदि हम बात करें तो ये वैश्विक साक्षरता दर कितनी है? 86.3%। देश की साक्षरता दर की बात करें तो मेल यहाँ पर है 82.14% भारत में, जबकि फीमेल 65.46% है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है। सर्वाधिक साक्षरता दर केरल की है 94 और न्यूनतम साक्षरता दर आपकी बिहार की है 64 पॉइंट। तो ये यहाँ पर साक्षरता से संबंधित हमने आंकड़े भी यहाँ पर आपको देख लिए। तो यहाँ पर देखिए कितने वर्सटाइल तरीके से आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो अलग अलग यहाँ पर शिक्षा क्षेत्र में आती रहती हैं, आपको अलग अलग पढ़ना पड़ता है, उसको एक ही जगह पे आप कैसे संकलित कर सकते हैं और इससे रिलेटेड सभी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछता है तो आप आसानी से उसका उत्तर भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट स्कीम को लेकर। तो यहाँ पर सूची को की 3 भागों में वर्गीकृत किया गया, जैसे कि बताया गया था आपको, उसी के बारे में यहाँ पर जानकारी यहाँ पर फिर से दी गई है। गवर्नमेंट स्कीम अगेन है, ये आपको आई थिंक डबल शिफ्टेड कर दिया गया है। सेम पॉइंट वहाँ पर जो हमने स्टडी कर लिया है उसी की बात कर रहे हैं। साक्षरता दर की स्थिति को ही यहाँ पर दर्शाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आएगा साक्षरता, इसकी बात कर रहे थे हम गवर्नमेंट स्कीम को लेकर। देखिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम यहाँ पर अब तक जारी की हैं। तो देखिए प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए यहाँ पर भारत सरकार की कई अलग अलग स्कीम हैं। जैसे प्राथमिक शिक्षा के लिए जो योजनाएं हैं, सर्व शिक्षा अभियान है, मध्याह्न भोजन योजना है, जिसके माध्यम से बच्चों को पोषण की भी सुविधा सुनिश्चित करनी है और साथ ही साथ यहाँ पर उनको स्कूल से भी जोड़ना है। कारण क्या है कि कई सारे बच्चे जो होते हैं भोजन इत्यादि की सुविधा ना हो पाने के कारण वो जॉब में करते रहते हैं, उनके परिवार के द्वारा उनसे कोई ना कोई काम कराया जाता है या उनको स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। तो वहाँ पर इस सर्व शिक्षा अभियान और सर्व दोपहर का भोजन जैसी योजनाओं के माध्यम से बच्चों को स्कूल तक लाना और साथ ही उनके भोजन इत्यादि की व्यवस्था भी करने के प्रावधान यहाँ पर आपको देखे गए। इसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा की यदि आप बात करें तो माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत आपको राष्ट्रीय शिक्षा अभियान और बालिका छात्रावास योजना प्रारंभ की गई है, जिससे साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, बालिका छात्रावास योजना है और माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन के राष्ट्रीय
राष्ट्रीय चरण पर यहाँ पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा है। तो इस तरीके से देखें तो यहाँ पर महिलाओं के संदर्भ में शिक्षा को किस तरीके से बढ़ाया जाना चाहिए, उसके लिए व्यावसायिक शिक्षा योजना भी प्रारंभ की गई है। बालिकाओं के लिए यहाँ पर छात्रावास की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से यहाँ पर आपको बच्चों को कम से कम 12 तक की, 8 से 10 तक या 12 तक की यहाँ पे सुविधाएं, शिक्षा को वहाँ पर उपलब्ध कराने की बात सुनिश्चित करना है। लड़कियों को यहाँ पर शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर योजना को यहाँ पर राष्ट्रीय योजना प्रारंभ की गई है। साथ ही यहाँ पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा योजनाएँ भी आपको प्रारंभ की गई हैं। अगली बात यहाँ पर है उच्च शिक्षा योजनाओं को लेकर। तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग योजना, जिसके माध्यम से लोगों को ट्रेन किया जाता है, उन्हें कौशल युक्त बनाया जाता है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के माध्यम से उनको शिक्षा को अच्छे कॉलेजों में पढ़ने के लिए उनको छात्रवृत्ति दी जाती है, वित्तीय सहायता जिससे उनको मिलती है, साथ ही शिक्षा को अवसर आसान होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना है, प्रधानमंत्री शिक्षा योजना है, प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है। ये सभी जो योजनाएं हैं वो शिक्षा को बेहतर बनाने को लेकर है। खासकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, इसको लेकर आप सभी परिचित भी हैं। छात्रवृत्ति योजनाएं हैं जिसके माध्यम से बच्चे अच्छे जो आपके कुशल बुद्धि के लोग हैं या अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, आदिवासी हैं, सभी को यहाँ पर एक छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से शिक्षा के साथ जोड़कर उन्हें बेहतर सुविधाएं और शिक्षित करने का प्रयास किया जाता है। बालिकाओं के जो लिंगानुपात की समस्या में काफ़ी आपको गिरावट आई है कह सकते हैं वहाँ पर, तो किस तरीके से हम लिंगानुपात को भी बेहतर कर सकते हैं और बच्चों को शिक्षा को बेहतर बना सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को प्रारंभ किया गया। विद्या लक्ष्मी योजना है जिसके माध्यम से बच्चियों जो महिलाएं होंगी उनके लिए वहाँ पर शिक्षा के लिए विद्यालय सरकार के द्वारा वहाँ पर धनराशि वहाँ पर मुहैया कराई जाएगी। तो इस तरीके से जो योजनाएं हैं वो उच्च शिक्षा के स्तर पर भी उनको बेहतर प्रणाली तक उच्च शिक्षा प्राप्त करने को प्रोत्साहन को लेकर वहाँ पर ये सुविधाएं दी जा रही हैं। तो योजनाएं भी भारत सरकार ने स्कीम ने काफ़ी सारी लॉन्च यहाँ पर कर रखी हैं। इसके बाद आता है इकोनॉमिकल एंड सोशल प्रॉब्लम इन एजुकेशन। क्या क्या समस्याएं हैं जो आपको देखने को मिलती हैं, तो इसको लेकर देखिए कि ये ऑलरेडी हम यहाँ पर इसको पहले ही पढ़ चुके हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र आई थिंक यहाँ पर पेज को डबल टाइप हो गया है या फिर ऐड कर दिया गया होगा, तो इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन है, 1945 में गठित हुआ था, भारत का 1946 में सदस्य बना। इसके अध्यक्ष आंद्रे अजोले हैं, सदस्य यहाँ पर 1993 में हैं और साथ ही यहाँ पर पेरिस में इनका मुख्यालय है। यहाँ पर जो प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो सामाजिक और आर्थिक दोनों तरीके की स्थितियों में समस्याएँ आपको आती हैं। पैसा ना होना और साथ ही यहाँ पर एक जो होता है कि सपोर्ट ना करना समाज के द्वारा, जो इसके कारण वहाँ पर आपको समस्याएँ सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी चीज़ें हम देख सकते हैं कि आर्थिक शिक्षा के स्तर पर वित्तीय सहायता व सहयोग न मिल पाना, आर्थिक रूप से वंचित परिवारों से बच्चे से संबंधित बच्चे, इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है। वहीं सामाजिक स्तर की बात करें तो शिक्षा के सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रभाव हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें शिक्षा को सुदृढ़ करने में दोनों ही सहायक हैं, परंतु अभाव की स्थिति में विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। प्रतिभाशाली छात्रों के जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, सरकारी प्रयासों से इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो ये सारे टॉपिक्स हम यहाँ पर पहले ही देख चुके हैं। और भी कुछ अगर बचा हुआ है, हाँ ये एक पॉइंट और आपको यहाँ पर है कि सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ फीमेल एजुकेशन। यहाँ पर महिलाओं संबंधित शिक्षा को भी हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, शिक्षा के लाभ क्या हैं? स्वास्थ्य और आजीविका में सुधार करना, सामाजिक स्थिरता में योगदान देना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, भविष्य के संदर्भ में अवसर की उपलब्धता। तो ये सारी शिक्षा के लाभ हैं। क्या कि आपको स्वास्थ्य बेहतर होगा, आजीविका के साधन आपको मिलेंगे, सोशल जो होता है एक स्टेबिलिटी आपको आएगी, आर्थिक विकास वहाँ पर होगा, क्योंकि आप अगर अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, अच्छे जो रोज़गार मिलेगा, अच्छे जॉब मिलेंगे, तो वहाँ पर आप अच्छी आय प्राप्त करेंगे और उससे आपके आर्थिक स्तर पर विकास होगा आपका। और ना सिर्फ आपका, धीरे धीरे आपका समाज आपके परिवार का होगा, आपके परिवार का होगा, तो फिर धीरे धीरे परिवारों के साथ समाज होगा, समाज के साथ राष्ट्र का होगा। इसके अतिरिक्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भविष्य के संदर्भ अवसर की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराती है, नई चीज़ों के अवसर उपलब्ध कराती है। यदि आप योग्य हैं तो आप जॉब चेंज कर सकते हैं, नए चीज़ों का अवसर दे सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लोगों को वहाँ पर जॉब दे सकते हैं। तो इस तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भविष्य के संदर्भ में एक अवसर की उपलब्धता के तौर पर भी हम देख सकते हैं।
इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो महिलाओं के संदर्भ में संविधान में समानता का अधिकार है, जिसमें शिक्षा में भी बराबरी का अवसर वहाँ पर मिलना चाहिए। अर्थात बच्चों के साथ साथ लड़कों के साथ साथ यहाँ लड़कियों को भी वही आपको सुविधाएं और शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जो कि यहाँ पर लड़कों को मिलती है, चाहे वो आपको हायर शिक्षा को लेकर हो या आपको फॉरेंस में शिक्षा को लेकर हो या किसी प्रकार के प्रिपरेशन करने को लेकर हो, तो उनको भी उसी तरीके के आपको सपोर्ट मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो महिला को शिक्षित करने से आपके समाज का एक सशक्तिकरण होता है, अपने अधिकारों को वो जानती हैं, समाज में से इसका विकास होता है, जीवन की गुणवत्ता विकसित होती है, जो परिवारों की जो एक समस्या है जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर सकते हैं, समाज और राष्ट्र के विकास में सहयोग कर सकते हैं, सामाजिक शांति को बढ़ावा दे सकते हैं, प्रबंधन बेहतर हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर महिलाओं को यदि हम यहाँ पर आप लेकर आते हैं, उनको शिक्षित करते हैं, तो उससे आपको बहुमुखी विकास देखने को मिल सकता है। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं तो यहाँ पर सामाजिक और कुछ आर्थिक कारक भी हैं। सामाजिक कारक के तौर पर पारंपरिक रूढ़िवादी सोच, जल्दी शादी, शिक्षा से वंचित रखना, लैंगिक असमानताओं कारण कई बार महिलाओं को जो शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलने चाहिए वो कुछ सामाजिक कारकों कारण नहीं मिल पाते हैं। ठीक उसी तरीके से कुछ आर्थिक कारक भी हैं जो कहीं ना कहीं महिला शिक्षा को कह सकते हैं कि महिला शिक्षा में एक रुकावट का काम करते हैं। जैसे शिक्षित महिलाएं हैं, अर्थव्यवस्था में योगदान, रोजगार, सर्विस करने के अवसर को प्रदान करके भागीदारी सुनिश्चित करती हैं। लेकिन यदि किसी परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो कई बार वो अपने अर्थात लड़के को वहाँ पर शिक्षा प्रदान करना तो चाहते हैं, लेकिन लड़कियों को वो घर पे ही रहने को फोर्स करते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर आप महिलाओं को और बच्चियों को यदि आप शिक्षित करते हैं तो उससे आप आर्थिक तौर पर एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि शिक्षित महिलाएं अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकती हैं, रोजगार कर सकती हैं ठीक लड़कों की तरह, और उसके माध्यम से वो अपने परिवार का और समाज का वहाँ पर भला कर सकती हैं, उनका पोषण कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त एट द लास्ट कुछ पॉइंट हैं आपके कि शिक्षा के माध्यम से समाज में व्याप्त रूढ़िवादी सोच को भी बदला जा सकता है और महिला के संदर्भ में लैंगिक भेद को भी हम समाप्त कर सकते हैं। सरकारी प्रयास के द्वारा महिला को सशक्त व शिक्षा के द्वारा रोजगार के अवसर उनको दे सकते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो शिक्षा जो प्रणाली है वो महिलाओं के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि हम उनको शिक्षित करते हैं तो वो एक बेहतर प्रभावी भूमिका समाज में निभा सकती हैं। तो इस तरीके से आज हमने यहाँ पर एजुकेशन को लेकर, भारतीय शिक्षा प्रणाली को लेकर स्टडी किया, जिसमें प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक की स्थितियों को इसमें समावेशित किया। कुछ यहाँ पर सामाजिक तौर पर उसके प्रभावों की चर्चा की, साइंटिफिक चीज़ों को इसमें ऐड किया है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को इसमें देखा है, कुछ रिपोर्ट्स और इंडेक्स भी इसके अंतर्गत देखें। तो जो भी यहाँ पर ज़्यादा अच्छी चीज़ें आती हैं भारत सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों की यहाँ पर इसमें ऐड किया है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चर्चा की है। तो इस तरीके से एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच जो भी शिक्षा से रिलेटेड हो सकता है हमने यहाँ पर इसको ऐड किया है। आप इनको अलग अलग जगहों पर पढ़ते हैं, उनको आप स्टडी करते हैं और इस तरीके से आप उनकी अलग अलग क्वेश्चंस को उसको लिखते हैं। लेकिन एक ही जगह पर अगर आप उसे अच्छे तरीके से स्टडी करें, डिटेल कर लें, जो पॉइंट हैं जिनको आप डिटेल करना चाहें आप डिटेल भी कर सकते हैं। एक जगह ऐड होने से आप उसको आसानी से उसके सभी प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। अलग अलग जगह पढ़ने से उसका वितरण जो होता है वो उससे समस्याएं नहीं होंगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको पसंद आएगा और आप इसके माध्यम से चीज़ अपने पढ़ने के तरीके को बदलेंगे और इसे बेहतर बनाएंगे और साथ ही अपने सिलेक्शन को लेकर एक कदम और भी आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक किसी नए टॉपिक को लेकर स्मार्ट स्टडी के अंतर्गत। आप इसको अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रखिए। थैंक यू सो मच।